नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी इश्तिहारी शहीद। प्रेमचंद जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मेरी सादगी, मेरी सच्चाई और मेरा भोलापन मेरे लिए ही जी का जंजाल हो गया। आज 4 सप्ताह हो गए यह मुसीबत मैंने स्वयं अपने ऊपर ओढ़ ली और अब इससे पीछा छूटने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। जब से मैं पेंशन लेकर रसूलाबाद आया, किताबें पढ़ने और ईश्वर का नाम लेने के समय ही बीतता था। शाम को कस्बे के रईस इकट्ठा होते और हंसी मजाक में 2 घड़ी बिताते। मुंशी राम खिलावन पोस्ट मास्टर से अच्छी जान पहचान हो गई थी। यही साहब मेरी मुसीबत की जड़ हैं। जब मैं पहले यहाँ आया था तो मुंशी जी के सिर पर थोड़ा सा गंजापन था। किसी दोस्त ने प्रेरित करके लाहौर के प्रसिद्ध दवाखाने इंडियन मेडिकल हॉल की बाल उगाने वाली दवा की शीशी मंगवा दी उन्हें। यद्यपि वह पूर्णतः सहमत नहीं थे और संकोच भी करते थे कि अब इस अवस्था में गंजेपन की क्या चिंता करूं, तथापि 1 सप्ताह पश्चात ही 3.5 रुपए की वीपीपी आटप की और मुंशी जी अपने दोस्त की बात रखने को छुटा ली। कुछ एक महीनों के इस्तेमाल के बाद प्रभु कृपा से सिर पर बाल भी उगाए। अब पोस्ट मास्टर साहब इस दवा को बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखने लगे और लोक कल्याण के लिए हर छोटे बड़े से इसकी चर्चा करने लगे। कोई आदमी एक पोस्ट कार्ड लेने गया तो आपने दवा की प्रशंसा का पोथा ही खोल दिया। अब वह बेचारा दुहाई दे रहा है कि आज तक मेरे खानदान में तो कोई गंजा नहीं हुआ, तो मुझे दवा की क्या आवश्यकता। लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं कि भाई सुन तो ले, ना पैसे लौटाते हैं ना पोस्ट कार्ड ही देते हैं। खैर ये तो आए दिन की बात है। अब जरा मेरा ही किस्सा सुनिए। एक दिन मुझसे कहने लगे कि न्याय की मांग है, इस दवाखाने को एक सर्टिफिकेट दिया जाए, क्योंकि मेरा अनुभव व्यापक था और मैंने लंबे समय तक तहसीलदार के पद पर अत्यंत कुशलता के साथ कार्य किया था। इसलिए वे इस सर्टिफिकेट को प्रमाणित कराने के लिए मेरे पास आए। मैंने भी इसे एक महत्वहीन बात समझकर पूरा घटनाक्रम लिखकर उसके अंत में अपने हस्ताक्षर कर दिए। बस मानो उसी दिन से एक नई बला मेरे सिर पर आन गिरी। अफसोस, कैसी मनहूस घड़ी थी, मैं आज तक इसके लिए पछता रहा हूँ। सर्टिफिकेट पहुंचते ही दवाखाने ने उसे लाहौर के सभी 2-2 पैसे वाले अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में छपवा दिया और जुल्म यह किया कि उसके साथ साथ मेरा पता भी दे दिया। बस साहब, मैं भी उसी दिन से इश्तिहारबाजी को मानने लगा। कारखाने के मैनेजर साहब का धन्यवाद का एक लंबा पत्र आया, जिसमें उन्होंने मुझसे यह पूछा था कि मैं उनकी अन्य अनुभूत दवाइयों को सर्टिफिकेट देने के लिए क्या लूंगा। उनकी तैयार की हुई एक हाजमे की गोली थी। आपने मुझे एक धनराशि भेंट करने का आश्वासन दिया। यदि मैं लिखकर दे दूं तो मेरे दोस्त का बिल्कुल सड़ा हुआ पेट इससे ठीक हो गया, और यदि मैं यह लिख के दूं कि उनका मोम का तेल गठिया की रामबाण औषधि है, तो मेरे साथ हर प्रकार का व्यवहार करने को तत्पर थे। जिस प्रकार मैनेजर साहब ने लिखा था, उससे ऐसा लगता था कि यदि मैं यह लिख दूं कि उनका मंजन प्रयोग करने से एक बुढ़िया के 18 वर्ष से गिरे हुए दांत पुनः निकल आए, तो वे तो मुझे कारखाने का साझीदार ही ना बना लेंगे। वे इसे कर्तव्य समझते हैं कि मैं उनके केश रंजन की 1 दर्जन शीशियां अपने आत्मीय मित्रों को प्रयोग कराकर उन्हें इसके लाभ की सूचना दूं। लेकिन मुझे इन सब सेवाओं से क्षमा मांगनी पड़ी। केवल यही नहीं, दूसरे दवा विक्रेताओं ने भी मुझ पर कृपा की। मोहम्मद अफजल एंड सन्स ने बाल उगाने के पाउडर की 6 पुड़ियां मेरे पास इसलिए भेजी कि यदि मेरे कुछ और दोस्त गंजे हों तो इस दवा का प्रयोग करके देखें। 2 सप्ताह में ही उनके बाल उगाएंगे। स्वदेशी केमिकल वर्क्स ने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाली गोलियां पेड पार्सल के द्वारा भेजी और बहुत अनुरोध किया कि मैं उनका प्रयोग करूं। भगवान न करे यदि पोस्ट मास्टर साहब के बाल फिर कभी गिर जाएं तो इसके प्रयोग से बिना बरसात की प्रतीक्षा किए बाल पुनः उगाएंगे और फिर कभी नहीं गिरेंगे। इस दावे के परिणाम स्वरूप 100 रुपये का वांछित पुरस्कार भी लिफाफे के साथ ही भेजा गया था और इसके अतिरिक्त और बहुत से छपे हुए सर्टिफिकेट भी साथ में थे। एक रेलवे पार्सल में बहुत से इश्तिहार और दीवारों पर चिपकाए जाने वाले 600 पोस्टर अलग से आए। इन सब बातों से पता चला कि श्रीमान जी ने मुझे अपना
ऑनरेरी एजेंट समझ लिया है। और अब ये उदारता देखिए, उन्होंने मेरे माध्यम से जाने वाले ऑर्डर पर उचित कमीशन का भी वादा कर लिया। 50 वर्ष से बालों के संबंध में हर प्रकार का कार्य करने वाली बालजिया कंपनी ने भी अपने तेल की 1 दर्जन नमूने की शीशियां भेजी, जिनसे मेरे दोस्तों के बाल थोड़े समय में ही निकल आए। वैदिक प्रचारक कंपनी जालंधर के एजेंट स्वयं कष्ट उठाकर मुझसे मिलने आए और अपनी दवा की 6 डिब्बियां दे गए। मेरे दोस्तों तथा परिचितों में जो गंजे शेष रह गए थे, उन पर दवा का प्रयोग देखा गया। मतलब यह है कि मैं इन कृपयाओं से इतना परेशान हुआ कि मैंने लाहौर के दैनिक अखबारों में छपवा दिया कि अब मेरे कोई दोस्त गंजे नहीं रहे, और इसलिए अब कोई साहब अपनी मूल्यवान दवाइयाँ मेरे पास परीक्षा के लिए भेजने का कष्ट ना करे। लेकिन इस पर भी मुझे छुटकारा न मिला। वास्तव में जितने प्रकार के पत्र मेरे पास आए, यदि मैं सबकी नकल करूं तो एक भारी भरकम किताब तैयार हो जाए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन में पोस्टमास्टर साहब के गंजेपन के अनुभव अखबारों में प्रकाशित हुए, तब से इस कस्बे की डाक चौगनी हो गई। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक का कोई भी गंजा ना बचा होगा जिसने पोस्टमास्टर साहब के गंजेपन और स्वदेशी मेडिकल हॉल की दवा के संबंध में मुझे कम से कम 2 पत्र ना लिखे हों। उन 1000 पत्रों से मुझे गंजों का ऐसा अनुभव हुआ कि यदि किसी समय गंजों पर कमीशन बैठे तो मुझे विश्वास है कि अध्यक्ष मैं ही बनूंगा। एक सज्जन ने बहुत प्रेम प्रदर्शन के पश्चात जिज्ञासा की, क्या पोस्टमास्टर साहब जन्मजात गंजे थे? और दूसरे सज्जन जानना चाहते थे कि क्या उनका गंजापन वंश परंपरा से चला आ रहा था, और यदि ऐसा था तो वे उन्हें दादा या नाना किसकी ओर से उत्तराधिकार में मिला, और यह कि उनके खानदान की महिलाओं में तो गंजापन नहीं होता। एक अंग्रेज डॉक्टर कलकत्ता में बालों के संबंध में प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिख भेजी जिसमें सिर का एक नक्शा भी बना हुआ था। पोस्टमास्टर साहब के जो बाल गिर गए थे, उस नक्शे में उन्हें पूरे करने का निवेदन था। गंजेपन के स्थान के किनारे पर कितने बाल छोटे होकर रह गए, प्रतिदिन कितने बाल गिरा करते थे और कितने बाल बीच से टूटे थे, ये डॉक्टर साहब बालों के संबंध में एक पुस्तिका लिख रहे थे। उसके लिए उन्हें इस प्रकार की जानकारियों की अत्यधिक आवश्यकता थी। यदि मैं उनके उत्तर लिखने का प्रयास करता तो अवश्यम भावी कि मेरे परिजनों को उपचार हेतु मुझे आगरा के लिए चलता करना पड़ता। जिला झांसी से एक सज्जन ने पूछा, क्या ये वही मुंशी राम खिलावन है जो उनके कस्बे से सन 1899 में पार्सल बाबू थे? उनके भी तो गंजापन था, और यदि वे वही सज्जन हैं तो अभी तक उनके जिम्मे बकाया 15 दिन का मकान का किराया, जो कि ₹1.25 के हिसाब से 10 आने होता है, वसूल करके डाक द्वारा या दस्ती भेज दूं। बनारस के एक सज्जन ने पूछा, इन मुंशी जी के नाखून भी थे या नहीं? यदि नहीं थे तो बालों के साथ साथ नाखून भी निकले या नहीं? एक पंडित जी ने कृपापूर्वक लिखा कि जब ईश्वर ने उन्हें बाल ही नहीं दिए तो उन्हें ईश्वर इच्छा के विरुद्ध बाल उगाने की क्या आवश्यकता? आप समझिए कि इन बातों से ईश्वर बहुत रुष्ट होते हैं। दूसरे यह है कि गंजापन भागवान और पुत्रवान होता है। फिर मेरे दोस्त ने ऐसी गलती क्यों की? तीसरे यह है कि अब तो जो हुआ सो हुआ, अब वे इसके प्रायश्चित में प्रत्येक एकादशी को एक निर्धन ब्राह्मण को भोजन करा दिया करें और कभी ऊंट गाड़ी की सवारी ना करें। हजरत हकी लखनवी ने तो मेरे दोस्त के बाल उगने की प्रसन्नता में एक कसीदा ही लिखकर मेरे पास भेजा। हजरत नूर ने गंजेपन के हकीम से पूछा कि क्या जले हुए सिर पर भी पुनः बाल निकल सकते हैं? पटना के एक सज्जन ने तो हद ही कर दी। अपने विवाह का छपा हुआ निमंत्रण पत्र और जन्म पत्री ही भेज दी। अजीमाबाद से एक हकीम साहब ने लिखा कि यदि मैं 2000 रुपये उनके पास अमानत के रूप में जमा करा दूं तो वे अपनी अनुभूत दवाइयों के इश्तिहार दे और नफे में भागीदार बनाए, जिन्होंने अपने घोड़े के बाल बहुत अधिक कटवा दिए थे। ऐसे एक सज्जन ने मुझसे उपचार पूछा, कब तक बाल पुनः निकल सकते हैं, और यह है कि पोस्टमास्टर साहब की दवा से लाभ होगा या नहीं। डिप्टी झमकलाल साहब ने तो पूछा कि उनकी कुतिया के बाल गर्मी में गिर जाते हैं, जानवरों पर भी इस दवा का प्रभाव होता है। एक सज्जन का बच्चा गलती से इस दवा को पी गया, इसलिए उन्होंने मुझसे यह पूछा, बच्चे के पेट के अंदर तो बाल नहीं निकलेंगे, कहीं उससे उनका दम ना घुट जाए। उन्होंने मुझसे सलाह भी मांगी कि यदि उसे बाल सफा की एक शीशी पिला दे तो कैसा रहे, ताकि बाल निकलने के साथ साथ साफ भी होते जाएं। कम मूछों वाले जवानों के 1342 पत्र आए, जिन्होंने यह पूछा कि क्या इस दवा से मूछें भी बढ़ जाएंगी। एक सज्जन को मूछों की कमी के कारण पुलिस का एक पद नहीं मिलता था। उन्होंने बहुत अनुनय विनय की, जैसे भी संभव हो उनकी मूछों के लिए किसी भी मूल्य की कोई दवा देखकर भेज दी जाए,
और कई हजार नौजवानों ने पूछा कि क्या इस दवा के प्रयोग से उनकी पत्नियों के बाल कमर तक पहुंच सकते हैं। दूर दूर के स्थानों से हजारों आदमी मुझसे मिलने आए, मेरी राय मांगने आए। सच पूछिए तो सभी ने मेरी बोलती बंद कर दी। खाना पीना, उठना बैठना, ध्यान स्थान सब हराम हो गया। मतलब यह है कि जिस समय देखिए कोई ना कोई सज्जन आए डटा बैठा रहता अपनी बला के साथ। एक बार की बात है, मैं एक आत्मीय के विवाह में एक दूसरे शहर में गया। वहां भी सारे शहर के गंजे मेरे दर्शनों को आए। एक सज्जन ने तार देकर मुझसे पूछा कि क्या मुंशी राम खिलावन साहब दवा का प्रयोग करने से पहले सुबह शाम दोनों समय अपना सिर पानी से धोया करते थे, और यह कि वह दवा की मालिश किसी नौकर से कराते थे या स्वयं करते थे। एक दिन मैं हजामत बनवा रहा था, मेरी नाक पकड़े हुए नाई उस तरह साफ कर रहा था कि एक सज्जन दौड़ते हुए आए। पता चला कि वे स्नान कर रहे थे। सिर के 2 बाल हाथ में आ गए। बस फिर क्या था, उस समय से ही खाना पीना हराम हो गया। गंजेपन का भय और मुझसे उपचार पूछने के लिए 200 मील से आ उपस्थित हुए और मुझे हकीम का विरुद्ध दे दिया। एक बार मुझे सूचना मिली कि किसी समय मुझ पर बहुत कृपालु रहे जौनपुर के कमिश्नर मिस्टर एडम्स साहब बहादुर शाम की गाड़ी से मेरे कस्बे के स्टेशन से होते हुए जा रहे हैं। मुझे उनकी कृपाएं याद थी और भैया के संबंध में भी स्मरण कराना था, इसलिए मैं उनसे भेंट करने स्टेशन को गए। रेल पर लोगों ने मेरी खुशबू सूंघ ली। फिर क्या था, सैकड़ों यात्रियों ने मुझे घेर लिया। कोई सज्जन कुछ पूछते, कोई सज्जन कुछ, और साहब से भेंट ही नहीं होने दी। इस बखेड़े से मेरा पूरा उद्देश्य जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया था व्यर्थ हो गया। हाय, मैंने कैसे बुरे समय में सर्टिफिकेट को प्रमाणित किया था, यह भला किसी क्षण पीछे नहीं छोड़ती। किसी समय मैं घर से बाहर निकला और कोई सज्जन पूछ रहे होते हैं, हजरत बालों के लिए पगड़ी बांधना लाभदायक है या टोपी, और टोपियों में कौन सी टोपी। यदि कोई व्यक्ति तुर्की टोपी पहने तो फिर एकदम बिना सूचना के फ्लैट कैप पहनने लगे, तो क्या उसके बाल गिरने लगेंगे। एक सज्जन रात को 2 बजे की गाड़ी से जाने वाले थे। स्टेशन जाते समय मेरे मकान से गुजरे, मुझे जगाया, दुआ सलाम के बाद पूछा, रेल की यात्रा में रात के समय टोपी पहने रहे या उतार कर रख दे। इसके पश्चात कहा कि मैं उनकी टोपी को तोल कर देखूं, वह उनके दिमाग के लिए भारी तो नहीं है, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि कभी किसी अखबार में आपने टोपी के वजन की कोई बात नहीं कही है। आश्चर्यचकित, अंततः राम राम करके घड़ी देखकर आपने कहा कि अब गाड़ी का समय निकट है, मैं कभी आपको कष्ट न दूंगा। मैंने इत्मीनान की सांस ली। जान बची तो लाखों पाए, और अब यह मेरी जान पर आ बनी। अफसोस मेरी जान का बीमा नहीं हुआ, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लेता। अब तो जान देने में पेंशन की चिंता होती है। मैंने 34.5 साल बहुत सख्त अधिकारियों की देखरेख में काम किया, बहुत मोर्चे जीते, लेकिन यह बला सिर से किसी प्रकार नहीं टाले टलती। मेरी भलमानसियता मेरे गले पड़ी और मेरी जान संकट में। यह मुसीबत अब बिल्कुल असहनीय है। मैंने नौकरों को बार बार समझाकर कहा और बर्खास्त कर देने की भी धमकी दी कि प्रत्येक व्यक्ति से पहले काम पूछ लो, तभी सूचना दे, और यदि उसके गंजापन या बालों की चर्चा हो तो मकान में घुसने ना दे किसी भी मूल्य पर, चाहे वह कितना भी आत्मीय क्यों ना हो। लेकिन उस दिन जब मैं बैठक में आया तो एक सज्जन 1 घंटे से डटे हुए मिले। प्रणाम किया, सम्मान दिया, मेरा माथा ठनका, लेकिन मुझे चाहे अनचाहे बैठाना पड़ा। श्रीमान उठे, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके धीरे से बोले, कोई सुनता तो न होगा। मैं घबराया, यह व्यक्ति अवश्य मेरी हत्या करने आया है क्या। मैं भी अपनी जान से उब चला था। फिर भी मैंने यह कहना आवश्यक समझा कि भाई ठहर जाओ, मैं अपने वसीयतनामे पर हस्ताक्षर कर लूं। इसके उत्तर में उसने अपनी टोपी मेरे पैरों पर रख दी और वादा किया कि मैं उसके किस्से की चर्चा किसी से ना करूं। शपथ सौगंध के पश्चात उसने अपने सिर से नकली बाल उतार डाले और पता चला कि उसके सर पे एक भी बाल नहीं था। कहने लगा, इन नकली बालों से उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन नौकरी के कारण ढोंग बनाया है, उपचार की सलाह लेने आया है। उसने अपनी जेब से एक आतिशी शीशा निकालकर मुझे दिया, 2 रुपए भी भेंट किया और कहा कि इस दूरबीन से मेरा सिर देखकर बताए कि यह असाध्य तो नहीं। मैंने उसको मुंशी राम खिलावन के पास भेजा और इस प्रकार बला टली। अब अफसोस के अतिरिक्त मुझे अपने भाग्य पर रोना आता है। ईश्वर की सौगंध, अब कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपनी वसीयत में शर्त लगा जाऊंगा कि मेरे कुनबे में कोई भी व्यक्ति किसी भी दवा को प्रमाणित ना करे। अब चाहे स्वयं हजरत ईसा मसीह ही क्यों ना कहे, लेकिन इस पापी से पुनः इसे प्रमाणित करने की गलती नहीं होगी, जिस मुसीबत में मैं स्वयं अपनी मूर्खता से आ फंसा हूं।